Participants, on behalf of Pakistan Academy of Family Physicians, as you know, our today's topic is very important topic, hot topic in whole of the world, obesity. But before we start the proceeding, I'll request Dr. Idris Saab to recite a few verses from Holy Quran. Jazakallah Idris Saab. We have with us an experienced dietitian, Miss Aisha Nasir. She has been dealing with this problem, obesity, for quite some time. So she will enlighten our participants about the management, assessment and management of, dietary management of obesity. Miss Aisha. Assalamualaikum. I'm registered dietitian Aisha Nasir, currently working with Rainbow Obesity Center and Cosmetique. आज का हमारा टॉपिक होगा ओबेसिटी के ऊपर। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि ओबेसिटी को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, अगर इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, इसको हम बॉडी फैट जो परसेंटेज बॉडी के अंदर है उससे देख सकते हैं और बीएमआई से भी देख सकते हैं। फ़ैट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मशीन होती है, एक डिवाइस होती है जिस पे हम पेशेंट को खड़ा करते हैं और बॉडी का फ़ैट हमें पता चल जाता है। अगर मेल्स में 10 to 20% से ज़्यादा बॉडी फैट है तो इट मीन्स के ओबेसिटी है। फीमेल्स में 20 to 25% से ज़्यादा बॉडी फैट है तो हम उसको ओबीज़ कैटेगराइज करेंगे। हम बीएमआई को भी एक स्केल के तौर पे यूज़ करते हैं। बीएमआई आपको पता होगा बॉडी मास इंडेक्स है, वेट और हाइट के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। लेकिन बीएमआई स्टैंडर्ड एक स्केल क्यों नहीं हम सेट कर सकते, क्योंकि जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी में जो फ़ैट है वो कभी भी बीएमआई सही से नहीं बता सकता। कोई किसी के जहन में रीज़न आती है कि बीएमआई वेट लिफ्टर्स या जो बिल्कुल उनका मसल मास ज़्यादा होता है। जब हम उनका वेट लेते हैं तो मसल का वेट साथ आ रहा होता है, जिसकी वजह से वेट ज़्यादा आता है, बीएमआई ज़्यादा आता है, लेकिन बॉडी में फ़ैट की परसेंटेज कम होती है। ठीक है। डिज़ायरेबल परसेंटेज बॉडी फैट, ये जैसा कि मैंने पहले बताया, मेन 10 to 20% और विमेन जो है वो आएगा 20 to 25%। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन दो जगह पे होती है, लोअर बॉडी, अपर बॉडी। अपर बॉडी पे अगर है तो वो जो बीमारियां हैं उनको लेके आती है। जो लोअर बॉडी पे है वो ऑल्दो वो भी ख़तरनाक है मगर वो इतनी बीमारियां उससे नहीं एसोसिएट होती। दो तरह की जो अपर बॉडी होगा उसको हम एप्पल शेप बॉडी कहेंगे, एंड्रॉयड शेप कहेंगे। जो लोअर बॉडी पे होगा उसको हम पियर शेप बॉडी कहेंगे। जो लोअर बॉडी पे फ़ैट होगा वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है उसमें, इसीलिए आप ज़्यादा देखेंगे कि फ़ीमेल्स के अंदर जो है, इसलिए आप ज़्यादातर देखेंगे जो फ़ीमेल्स हैं उनके अंदर पियर शेप बॉडी जो है वो ज़्यादा होती है। हेल्थ रिस्क जो होते हैं अगर लोअर बॉडी पे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर लोअर बॉडी पे फ़ैट है तो हेल्थ रिस्क ज़रा कम होते हैं। मीनोपॉज के बाद अपर बॉडी पे फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती होती है। और अच्छा, वेस्ट भी एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता है। अगर हमने बॉडी को क्लासिफाई करना है कि इसमें पियर शेप बॉडी है या एप्पल शेप बॉडी है, पियर शेप बॉडी यानी लोअर बॉडी पे फ़ैट है तो इट मीन्स वेस्ट ज़रा कम होगी। एप्पल शेप बॉडी है तो वेस्ट ज़्यादा होगी उस केस में। इसके अलावा हम एक और स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट टू हिप रेशो। वेस्ट टू हिप रेशो, वेस्ट की मेजरमेंट हम ऊपर रखेंगे, हिप की मेजरमेंट हम नीचे रखेंगे। अगर 0.8 से ज़्यादा आती है तो इट मीन्स बॉडी में ओबेसिटी है और ये ख़तरनाक वाली ओबेसिटी में फिर आता है जो कि हेल्थ रिस्क को अपने साथ लेके आएगी। वेट मैनेजमेंट हम बेसिकली करते कैसे हैं? एनर्जी इनटेक और एनर्जी जितनी आपने कंज्यूम की है वो बराबर होनी चाहिए। अगर एनर्जी इनटेक आपका ज़्यादा है, जो एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम है, तो ज़ाहिर है वेट गेन शुरू हो जाएगा।
इसमें एनर्जी से मुराद आप कार्बोहाइड्रेट लेती हैं? नहीं, ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल प्रोटीन भी इसमें आ जाता है। बिल्कुल। सेट पॉइंट थ्योरी, सॉरी, अच्छा, सेट पॉइंट थ्योरी में ये आ जाता है कि जब आप वेट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। आपका फ़ैट जैसे ही बॉडी रिड्यूस करना शुरू करती है, बॉडी को खुद पता चल जाता है ये वो चीज़ है जिसमें मैं ज़िंदा हूँ, वो आगे से रेजिस्टेंस लेके आती है, रेजिस्टेंस लेके आती है, जिसकी वजह से आप नोट करें कि पहले 5-6 kg तो बहुत अच्छे से चले जाते हैं, उसके बाद मसला शुरू होता है और बहुत सारे लोग तभी डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं। हार्मोन्स लेवल में फ़र्क आ रहा होता है, वेट गेन के बाद हार्मोन्स लेवल में फ़र्क आना शुरू होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस के फ़ौरन बाद आपको क्रेविंग्स शुरू हो जाती हैं। क्रेविंग्स की वजह से फिर ज़्यादा खाते हैं, फिर वेट गेन हो जाता है। BMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, ये आपके मसल मास इंक्रीज़ करने के साथ साथ इंक्रीज़ करता है। एज के साथ साथ आपको पता होगा BMR जो है वो आपका या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो है वो आपका डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और जब आपने अपनी एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट किया है, जैसे ही आप डाइट पे गए हैं या किसी भी तरह से आपने अपनी डाइट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया, तो आपका BMR या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट थोड़ा स्लो होना शुरू हो जाता है और 60 to 70% आपकी जो टोटल एनर्जी है वो आपका BMR जो है वो यूज़ कर रहा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी वेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि आप जानते हैं, स्टारवेशन और आपके डाइटरी इंटेक को गवर्न कर रहे होते हैं, को रूल आउट कर रहे होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। सेरोटोनिन में अगर डिक्रीज़ आता है या न्यूरोपेप्टाइड वाई में इंक्रीज़ आता है तो कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग्स शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना शुरू हो जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट। जब कार्बोहाइड्रेट का आपका इंटेक बढ़ता है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक बढ़ता है, तो आपका बॉडी में फ़ैट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, जिस तरह हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा एक स्टेपल फूड ही कार्बोहाइड्रेट है, तो फिर उसमें इसके साथ कैसे लिंक करते हैं? हाउ देखिए, हमारा मसला ये है कि हमारी डाइट में सबसे ज़्यादा इस वक्त कार्बोहाइड्रेट्स हैं और उनको रिस्ट्रिक्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब होता क्या, हम खा रहे हैं, उसके बाद और कार्ब की क्रेविंग जो होती है वो इसीलिए होती है, जितने आप कार्ब्स लोगे आपको उतने ज़्यादा उसकी क्रेविंग्स होती जाएंगी। ऐसा ही है, अगर आप कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू होते हो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप अभी सर से भी बात हो रही थी कीटो डाइट, जब आप कीटो डाइट पे जाते हो, आप एक दफ़ा कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, फिर आपकी क्रेविंग्स भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। बट जैसे ही आपने एक कार्ब खाया, फ़ौरन बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। ऐसा ही है, तो फिर कार्ब्स का हमें साइकिल जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करना पड़ता है। अगर हम खाना हमें नहीं मिल रहा या बॉडी स्टारवेशन मोड पे है, तो न्यूरोपेप्टाइड वाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही आप डाइट पे जाते हो, क्रेविंग्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। जो ब्लूमिक पेशेंट्स होते हैं, बुलीमिया होता क्या है, खाया है उसके बाद गिल्ट फील हुआ है, गिल्ट फील होने के बाद अब उसका पर्ड साइकिल होता है, या तो वॉमिटिंग कर देते हैं या कोई दवाई ऐसी ले लेते हैं, लेग्जेटिव्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो खाया पिया उन्हें लगता है कि उन्हें लगा नहीं है। तो बुलीमिया के पेशेंट या जो डाइटिंग कर रहे होते हैं उस केस में एंड्रोफिन सिस्टम जो है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा होता है बीच में। हार्मोन्स और वेट का भी आपको पता होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हमेशा वेट गेन लेके आता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट का वेट गेन हमेशा होता है और वो वेट लॉस बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो आपका जो BMR है उसको स्लो कर देता है। ठीक है, इसी तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि अगर डायबिटीज़ का भी कोई पेशेंट है या PCOS का कोई पेशेंट है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई है तो उसके साथ भी वेट गेन शुरू हो जाता है। लेप्टिन जो है वो बॉडी के एडिपोज टिश्यू के हिसाब से बॉडी में रिलीज़ होता है। लेप्टिन का रोल आता है एडिपोज टिश्यू के हिसाब से। फूड इज़ लव, आप सबको पता है कि हमने आजकल एसोसिएट किया हुआ है प्लेयर को विद फूड। कुछ अच्छा हो गया, चलो बाहर चलते हैं खाना खाने, किसी का रिज़ल्ट अच्छा आ गया खाना खाने, हमारी सेटिस्फेक्शन ही खाना है। ईद का मौका है तो एसोसिएट, ये नहीं पहले दौर में होता था कि दूसरों से मिलने जाना है या रिश्तेदारों से मिलने जाना है, अब ईद का नाम सुनते साथ ही खाना पीना ज़हन में आने लग जाता है, क्योंकि अब फूड इनटेक हमारा जो है या फूड जो है वो बेसिकली हमारा प्लेयर है। हमारे पहले पार्क वगैरह या एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी, अब वो इतनी नहीं होती। इतना प्लेयर पहले हमारे पास दूसरी एक्टिविटीज़ होती थी, नानी का घर जाना है, दादी के घर जाना है, रिज़ल्ट के बाद छुट्टियों में हमारी और तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता जा रहा है,
हम शहरों की तरफ ज़्यादा रुख कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी अब जो एक एक्टिविटी रह गई है वो रेस्टोरेंट्स हैं। सर इसमें मैं आपको थोड़ा सा, अगर आई हैव अ क्वेश्चन, आज से हम 10 साल पीछे जाए तो हम लोगों में से कितने लोग थे जो रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते? नहीं मैडम, ये कह सकते हैं कि संतुष्ट डाइट का रवाज ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन वो आप ये बताएं कि उस वक्त ये जो very much right. की अमेरिकन फूड्स थी वो थी उस वक्त नहीं थी ना, वो जिस तरह शवारमा कब से आया? शवारमा कब से आया? इवन दूसरे भी रेस्टोरेंट बहुत आ गए हैं फास्ट फूड के अलावा। वो फास्ट फूड जो है बहुत ज़्यादा आ गया, ज़्यादा फास्ट फूड का उसमें लाइफस्टाइल ही हमारा, अगेन लाइफस्टाइल में ही हमारे चेंज आया है, जिसकी वजह से हमने बाहर की फूड्स को अडॉप्ट किया। अच्छा, ओबेसिटी हमारे लाइफस्टाइल में क्यों आती है? हमारी नेचर की वजह से। नेचर और लाइफस्टाइल जो हैं वो अगेन एसोसिएटेड होते हैं। लाइफस्टाइल ही हमेशा ओबेसिटी को लेके आता है। आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, हेल्दी है, घर में खाने का कल्चर कैसा है, इन सब चीज़ों का ओबेसिटी पे बहुत ज़्यादा असर होता है। जेनेटिक तो बहुत ज़्यादा, जेनेटिक इन्फ्लुएंस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रोक नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारी फ़ैट पॉकेट कहाँ बननी है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल हमारे हाथ में है। हम उसी एक चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, हम उसी एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर किसी के पेरेंट्स ओबीस हैं तो चाइल्ड को अपने वेट को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे में ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा उस होने के चांसेस होते हैं। अगेन एक तो जेनेटिक्स वजह आ गई, दूसरी वजह आ गई इसका मतलब है घर का कल्चर ऐसा है। घर के कल्चर में जो फूड कल्चर है स्पेसिफ़िकली, उसमें हो सकता है वो हिडन कैलोरीज बहुत ज़्यादा ले लेते हों। पानी भी पीना है, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम आया है तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बच्चे ने स्कूल से आना है तो जामे शीरी उसको दे देना है। ये घर का कल्चर है। कुछ लोगों के घर में लस्सी चल रही है, कुछ लोगों के घर में स्कंजवीन चल रही है, तो वो सारा घर का कल्चर होता है जो लाइफस्टाइल को एट द एंड, लाइफस्टाइल और वेट दोनों को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। दो तरह के ओबेसिटी के कॉजेज़ हो सकते हैं। एक एक्टिव, जो आप मानते हैं, जो आपको पता है, जैसे मैंने कल सेवइयाँ खाई, ये मुझे पता है, ये छुपी हुई चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ छुपी हुई कैलोरीज होती हैं जिन्हें हम पैसिव कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल मैंने सिर्फ चावल खाए थे, अब चावल खाने से इतनी कैलोरीज मेरे अंदर गई, लेकिन कैसे मेरा वज़न बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है, चावल तो खाए थे, उसके ऊपर दही बहुत ज़्यादा डाल दिया था। अब दही के अंदर भी तो अपनी कैलोरीज़ हैं ना। या अगर रोस्ट किया है, रोस्ट बनाया है घर में, हम एक्सेप्ट तो ये करते हैं हमने रोस्ट खाया है, लेकिन वो पहले मैरिनेट किया था दही के अंदर। या पास्ता खाया है तो पास्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा केचप डाल दिया है। हम एडमिट जो कर रहे हैं वो ये है कि हमने पास्ता खाया और ब्राउन पास्ता खाया जिसके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती हैं या जो हेल्दी है, लेकिन उसके ऊपर जो केचप डाल दी वो पैसिव इनटेक है हमारा, उसका हमें पता भी नहीं है। हम अपनी तरफ से एक हेल्दी चीज़ लेके चल रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा आ गई है। और फिर जिस घर में जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी ना, उतना उनका फूड इनटेक होगा। आप कभी अपने आप को भी देखें, हम बुफ़े पे जाके ऐसी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमने पिछले साल में भी नहीं खाई होती। पाए वगैरह वो सब कुछ रात को भी मिल गए हैं ना बुफ़े पे जाके, हमने ट्राई ज़रूर करने हैं। तो वैरायटी, अगर आपने वेट रिड्यूस कराना है तो घर से वैरायटी लिमिटेड करा दें। आप माय प्लेट को तो फॉलो करें, यानी कि कार्ब्स हों, प्रोटीन हो, हेल्दी डेयरी और हेल्दी फैट तो हो, लेकिन ये नहीं कि कार्ब्स में आगे 4 ऑप्शंस हैं, प्रोटीन में आगे 4 ऑप्शंस हैं, डेयरी में आगे 4 ऑप्शंस हैं, क्योंकि फिर हर इंसान सब कुछ ट्राई करेगा और सब कुछ ट्राई करते करते वो पैसिव इनटेक बहुत ज़्यादा कर लेगा। ओबेसिटी जो है वो नंबर 2 कॉज है डेथ का। सबसे पहला जो कॉज आता है वो स्मोकिंग आता है। और ओबेसिटी आपको पता ही है, बहुत सारी बीमारियों, हार्ट डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इवन कैंसर में भी जब अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन ने रिसर्च की तो देखा कि जो लोग ओबीस थे उनमें कैंसर की रेशो ज़्यादा थी। ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो 9th नंबर पे है ओबेसिटी में, इसीलिए शायद अमेरिका। आप देखें, जब भी ओबेसिटी का जिक्र आता है ना, यूएसए का नाम सबसे पहले आता है। यूएसए में सबसे ज़्यादा रिसर्च भी इसीलिए हो रही है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा शॉर्टकट वाला। पूरा दिन काम करते रहते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स पे या चाहे जैसे भी, हर बंदे ने अपने लिए खुद ही अर्न करना है। जाते जाते मैकडोनल्ड या KFC का एक बर्गर उठाया, घर जाके वही खा के सो गए। और मैं जाता रहता हूँ, बच्चे हैं मेरे बाहर,
वहाँ पे एक जो चीज़ मैंने नोट किया, उनके पोर्शन बहुत है। पोर्शन बिल्कुल उनके पोर्शन जो है हमारा, अब यहाँ पे जो हमारा रेगुलर कोक है ना, या जो बिग है, जो लार्जर साइज है, वो वहाँ पे सबसे छोटा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर जितने भी पोर्शन है, हर चीज़ के पोर्शन बहुत ज़्यादा। और फिर उनका अल्कोहल कंजम्पशन भी साथ आ जाती है। अल्कोहल कंजम्पशन हमेशा पेट बाहर उससे आना शुरू हो जाता है, जिसे मफ़िन टॉप कहते हैं ना, मफ़िन टॉप जैसी बॉडी की फ़िज़ीक जो है वो शुरू हो जाती है अल्कोहल से। हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बॉडी फैट, अगेन ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। सर्जिकल रिस्क, ज़ाहिर है आपको सर्जरी कोई ना कोई, जब इतने ज़्यादा रिस्क आ रहे हैं तो सर्जिकल रिस्क उसके साथ आएगा ही आएगा। प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ भी आ जाते हैं, स्लीप एपनिया, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, बोन के प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगेन वज़न ज़्यादा हो तो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसके साथ आएंगे ही आएंगे। गॉल स्टोन्स आ सकते हैं, डायबिटीज़ आ सकती है, कैंसर्स, इनफर्टिलिटी, पीसीओज आ जाते हैं जब वेट ज़्यादा बढ़ता है, पीसीओज की वजह से इनफर्टिलिटी आ जाती है। मूवमेंट आप जितनी फास्ट किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज़ एजिलिटी। रिड्यूस एजिलिटी, जो एक मोटा बंदा है वो कभी भी जल्दी से नहीं उठ सकता। अर्ली डेथ, ज़ाहिर है इतने रिस्क एसोसिएटेड हैं तो डेथ जो है वो, या डिफ़िकल्ट डिलीवरी। आपको जितने गायनोकोलॉजिस्ट हैं उन्हें पता होगा कि जब कंसीव करते हैं तो पहला जो आवाम के जहन में पहली चीज़ आती है वो ये आती है वेट गेन करना है। जो डॉक्टर्स हैं उन्हें पता होता है कि वेट गेन हो गया तो फिर सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी में इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती होती हैं। ओबेसिटी मैनेजमेंट में हेल्दी मील ऑप्शंस। अब हेल्दी मील ऑप्शन सबसे पहली चीज़ आती है कि आप जो खा रहे हो ना उसी को आप मैनेज कर लो। अच्छा, इसके लिए मैं चाहूँगी कि एक कोई वॉलंटियर जो चाहते हैं कि वो वेट रिड्यूस करें, मैं उनके सामने हेल्दी मील ऑप्शंस उन्हीं के सामने, आप लोगों के सामने उनकी करूँ। जी सर, जी सर, बहुत मुश्किल होगा आज बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सजेशन पे अमल करना बहुत ही मुश्किल था। सर देख लेते हैं। डॉक्टर साहब ने बता दिया। अच्छा, हम ऐसे ही बात कर लेते हैं। आवाज़ एंड तक आ रही है? अच्छा, नाश्ता क्या करते हैं आप? सही बताना। सही बता रहा। वैसे तो मुझे जल्दी पहुंचना होता है ठीक है। हॉस्पिटल, तो मैं टोस्ट और अंडा फ्राई, ठीक है। या कभी पराठा, टोस्ट, अंडा फ्राई या पराठा? टोस्ट या पराठा। बिल्कुल ठीक है। पराठे में ऑयल कौन सा यूज़ होता है? ऑयल डालना कुछ नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। ये डालना ऑयल, डालडा ऑयल डालडा ऑयल कितना डलता है, कुछ आइडिया है? जो एक पराठे में नॉर्मल। अच्छा, मतलब आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, नाश्ता होता कितने बजे है? 7 AM। 7 AM। उसके बाद की क्या रूटीन होती है? उसके बाद हॉस्पिटल। ठीक है। हॉस्पिटल में जाके चाय, बिस्किट, समोसे या कोई ऐसी चीज़? कुछ भी नहीं? 8 to 2 नथिंग। चाय भी नहीं? 8 to 2 नथिंग। ठीक है। 2 बजे? 2 बजे घर में जो भी नॉर्मल। अच्छा, कितनी रोटी है और कितनी रोटी और साथ सालन कौन सा होता है? 2 रोटी। 2 रोटी। हमने कैमरा लगा देना आप। नहीं यार, सबसे ज़्यादा नहीं थोड़ी देर बाद वो देख लीजिएगा। ठीक है, 2 रोटियाँ, ठीक हो गया। आटा कौन सा इस्तेमाल होता है? जो थोड़ा मिलता है बाजार में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सफ़ेद कलर की रोटी होती है या ब्राउन होती है? सफ़ेद, क्योंकि अवेलेबल जो बाज़ार में है वो ब्राउन है ही नहीं है। ठीक है, सफ़ेद, ठीक हो गया। साथ में अगर सालन है, 1 कप या 2 कप? 1 कप। 1 कप, ठीक हो गया। बोल रहे हैं ना आप उनका इंटरेस्ट वो सिर्फ तंग कर रहे हैं, वो इनको तंग कर रहे हैं। जब फंक्शन होता है फिर ज़्यादा करते हैं इसका मतलब। अच्छा, अच्छा वैसे ठीक। अच्छा, बेहतर ये होगा अगर हम कुछ सीखना चाह रहे हैं ना, हम इसको प्रोडक्टिव करना चाह रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ये सेशन, क्योंकि पिछला क्यों अच्छा, एक मिनट सर, आप प्लीज़ मुझे बताएंगे आपको क्यों लगा कि ये अच्छी एग्जाम्पल नहीं है? पेट बड़े नहीं हो
The man with the standard diet, standard lifestyle, and he is willing to lose the weight, he can be good. वो करना चाहते हैं रिड्यूस। He is not a good example for that. You can select any other. No, I am very good example. मैडम आप मैडम कैरी ऑन। अच्छा, इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है क्योंकि मैं पहले तो वॉक करता था, ड्यू टू हॉस्पिटल रूटीन आई एम नॉट एबल टू वॉक। मुझे ये बताएं, दोपहर में सैलेड होता है डाइट में? सैलेड कभी होता है, कभी नहीं होता। अच्छा, रात का खाना? रात के खाने में भी रोटी यूजुअल होती है। कितनी? वो भी दो। अच्छा, दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में कुछ होता है? ठीक हो गया। अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि हम सैलेड ऐड कर लें दोपहर और रात के खाने में, और रोटी 2 की बजाय 1 कर दें, 1 बॉल पूरा सैलेड का ऐड कर दें, क्योंकि वेजिटेबल इंटेक इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हो सकता है, पक्की बात है। चलें, ठीक है। नाश्ता जो अभी से शुरू कर आपके पास सैलेड नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये जल्दी खाते हैं। नहीं मैडम, ही इज जोकिंग। हाँ, अच्छा, हाउ टू रिड्यूस? हाँ, आप बैठे, मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तनवीर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, नाश्ता जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। पराठा अगर आपने खाना है तो आप कोशिश करें आप ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें। 1 टीस्पून या 2 टीस्पून आप उसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते के अंदर कार्ब ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप नाश्ता स्किप करते हैं या नाश्ते में कार्ब्स नहीं लेते, बॉडी जाती है स्टारवेशन मोड पे। स्टारवेशन मोड इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय स्टोरेज मोड। जैसे ही आप कुछ खाएंगे बॉडी उसको स्टोर करेगी। सेकेंडली, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। तो नाश्ते में आपने कार्ब्स तो ज़रूर लेने हैं। जहाँ ब्रेड ले रहे हैं वहाँ ब्राउन ब्रेड ले लें, हेल्दी ऑप्शन है, कैलोरीज कम होंगी उसके अंदर, हेल्दियर ऑप्शन होगी, ठीक है। उसके साथ आप कोशिश करें प्रोटीन यानी अंडे में भी सब्जियां डाल सकते हैं आप, ताकि पेट भी भर जाए। सब्जियों वाला ऑमलेट इस्तेमाल करें, साथ में ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस या 1 पराठा और उसके साथ 1 कप सालन। चाय लेते हैं आप? अच्छा, पॉरेज भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन एक बंदा जो पराठा और ब्रेड खाता है, मैं उसको कहूँ नहीं आपने दलिया खाना है, वो तो वहीं से डाइट प्लान से भाग जाएगा। वो तो वहीं से भाग जाएगा कि पहले तो मैं जाऊँ जाके दलिया लेके आऊँ जो मेरे घर में होता नहीं है, और फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूँ जो मैंने आज से 40 साल पहले मतलब कभी खाया ही नहीं, मैं उस चीज़ को अपने अंदर लेके आऊँ। वो वहीं पे नाश्ते को वो खाते हैं या नहीं खाते, ये देखना है हमने। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके आएंगे जो उनके डाइट प्लान में ऑलरेडी है ही नहीं। कार्ब्स का सब्स्टिट्यूट देखिए, फ्रूट के अंदर फ्रुक्टोज है जो कि खुद कार्बोहाइड्रेट है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो स्नैक के अंदर इसका मैं रूल बताती हूँ। नहीं, उसकी वजह यह है कि ब्रेकफास्ट में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से जो कार्बोहाइड्रेट आते हैं वो लें। फ्रूट का आइडियल टाइम है स्नैक्स 11 बजे या 5 बजे। उससे होगा क्या, बॉडी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस में नहीं जाएगी, बॉडी भी स्टारवेशन में नहीं जाएगी। 11 बजे के करीब आप एक फ्रूट कोई सा ले लें, ठीक है। फिर दोपहर का खाना 1 कप सलाद, 1 रोटी वाइट आटा नहीं, कोशिश करें थोड़ी सी एफर्ट करके ब्राउन आटा ले आएँ या मल्टीग्रेन आटा ले आएँ, वो भी जलाल सन सल्फते से इजीली मिल जाता है। मल्टीग्रेन आटे की 1 रोटी, या चलें अगर आपको लगता है आप एक मुश्किल लग रही है तो 1.5 रोटी कर लें। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है कि आप 1.5 रोटी पे आ जाएं दोपहर के टाइम में। उसके बाद 1 कप सालन में कोशिश करें दालें नहीं खानी। क्यों? क्योंकि दालों के अंदर भी प्रोटीन, हम कहते हैं दालें प्रोटीन है मगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इतने कार्ब्स, रोटी से भी कार्ब आ गए, दालों से भी कार्ब आ गए, अब वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, आप बर्न तो नहीं कर सकेंगे उन्हें। ऐसा ही है। तो जिस दिन दाल पकी है, रोटी फिर आपने कम से कम आधी से 1 रोटी के दरमियान में रहना है। तो कोशिश करें, उससे बेहतर है कि फिर आप दाल को कुछ अरसे के लिए क्विट कर दें, या बेसन की रोटी सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो फिर नॉर्मल पर्सन के लिए बता रही हैं या ओवरवेट पर्सन के लिए बता रही हैं? मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, और बता रही हूँ कि एक बंदा जो हमारे पास आता है, एक पेशेंट जिसका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है,
एक बंदा जो अपने लिए खुद से कोई एफर्ट नहीं कर सकता, अपने लिए खाना नहीं बना सकता, हम उसका भी लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सैलड्स उनकी डाइट में नहीं है, हम वो ऐड कर रहे हैं। फिर 4 से 5 बजे के करीब 1 कप दूध ले सकते हैं, नीम गर्म 1 कप दूध ले लें उस टाइम पे। रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले, क्यों? क्योंकि रात का खाना बर्न होगा तो वो फैट की फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। तो वो इनकी सबसे बड़ी रीज़न है। ज़ाहिर है वो फिर आपके सारे हार्मोन्स तो उसी से डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगेन उसकी वो वजह है कि उनका लाइफस्टाइल, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से मैंने बिल्कुल ऐसे जिसने वेट लॉस करना है या हेल्दी ईटिंग करनी है, लाजमी नहीं है वेट गेन या हेल्दी ईटिंग जिसने करनी है उसको 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए ताकि वो बर्न हो जाए, फिर वो सोए। वरना एसिडिटी भी कॉज कर सकता है रात का खाना, गैस का प्रॉब्लम भी इसके साथ आ जाता है, और तीसरा वेट गेन तो आता ही आता है क्योंकि वो बिल्कुल। अच्छा अब हमने मिल्क की सर्विंग भी आपकी कंप्लीट कर ली है। 1 सर्विंग रात को सोने से पहले आप 1 गिलास नीम गर्म दूध तब भी ले सकते हैं। फ्रूट की सर्विंग्स भी आपकी आ गई, वेजिटेबल्स भी हमने ऐड कर दी। ये वेट 1 फ्रूट कोई सा या 1 कप फ्रूट, जैसे वाटरमेलन है तो वो आप 1 पूरा तो नहीं खाएंगे, 1 कप ठीक हो गया। कोई सवाल? आमों के बारे में क्या था? आमों का सीजन है। हाँ आम बिल्कुल आम खा सकते हैं, ऑल्दो वो हाई इन फ्रुक्टोज हैं। 1 कप फ्रूट पर डे अलाउड होता है। 1 कप की जो कैपेसिटी है ये नंबर कितनी है? अच्छा वैसे तो ये स्टैंडर्ड कप्स आपको मिल जाएंगे अल फतेह से या जलालसन से, लेकिन और नहीं तो अगर आप वो नहीं लेना चाह रहे तो घर में जो चाय का कप होता है ना उतना कर लें, मग नहीं कप। ये तकरीबन 5 ml बनेगा, 5 to 8 ml। आइडिया नहीं है ml में, हमें आइडिया नहीं है इतना। 250 ml बनेगा, यूर राइट। हाँ 250 ml होगा। किसमें? बिल्कुल ज़्यादा हैं, लेकिन आम के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी तो हैं जो बॉडी को चाहिए। एप्पल भी आ जाए, उसमें पीच भी आ जाए, आम भी आ जाए। लाजमी नहीं है, वेट लॉस के लिए लाजमी नहीं है कि आप मैंगो को पूरा ही रिस्ट्रिक्ट कर दें, आप खा सकते हैं मैंगो। एक दो चीज़ें बताएं। जी लिक्विड इंटेक, हाँ जी। दूसरा वेजिटेबल, दे हैव देयर रोल फॉर द वेट रिडक्शन और नॉट इन ऑबीस पेशेंट। अच्छा सर ने बहुत अच्छा सवाल डॉक्टर साहब ने पूछा है कि क्या वाटर इनटेक का रोल होता है वेट लॉस में? बिल्कुल होता है, क्योंकि कीटोन की प्रोडक्शन के लिए जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें वाटर ज़रूरी होता है। बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं हम डाइट प्लान भी यही फॉलो कर रहे हैं, हम वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन वेट रिड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि पानी का इस्तेमाल कम होता है। पानी 10 to 12 8 ग्लासेस जो होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं फॉर मेल एज वेल एज फीमेल। फॉर एन इंडिविजुअल 8 to 10 पे आ जाएं, क्योंकि स्वेटिंग हो रही होती है तो 10 बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ जो हमने देखनी होती है, नमक डालें, जो हाइपरटेंसिव नहीं है वो नमक डालें, क्योंकि साल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल ऐसा ही है। क्या चीज़? एक स्टैंडर्ड मैंने बताया है कि फॉर एन इंडिविजुअल 8 ग्लास जो होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। हाँ मेल फीमेल का कम होगा, फीमेल्स का कम होगा मेल से। जितनी कोई कैलोरीज़ ले रहा होता है, लेट्स सपोज वो 1500 किलो कैलोरीज़ ले रहा है तो उसको 2000 मिलीलीटर पानी पीना है, ये स्टैंडर्ड होता है। 1500 किलो कैलोरीज़ के लिए 1500 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर फॉर स्वेटिंग, ठीक है। 1.5 लीटर से बराबर 6 ग्लास पानी पी लेंगे, 2 लीटर से बराबर। लेकिन 8 ग्लास एक स्टैंडर्ड होता है, पानी ज़्यादा भी थोड़ा पी लेंगे वो आपको नुकसान नहीं देगा, ठीक हो गया। सर दूसरा क्या सवाल था? एक तो आपने वेजिटेबल्स का। अच्छा वेजिटेबल्स क्यों वेट लॉस में हेल्प करती हैं? क्योंकि जैसे अगर हमने पूरी रोटी रिप्लेस करानी है तो सैलड से अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है। 5 किलो कैलोरीज़ होती हैं 1 कप वेजिटेबल्स के अंदर, सबसे मिनिमल कैलोरीज़ भी देगा, विटामिन्स भी आपको बहुत अच्छे से वेजिटेबल से मिलेंगे, और रोटी का इंटेक भी आपका कम हो जाएगा वेजिटेबल से। इसलिए वेजिटेबल्स का रोल आता है। जो दूसरा आपने पूछा पानी का इंटेक, वो भी मैंने बता दिया। कीटोसिस के लिए पानी ज़रूरी होता है, उसके लिए। अच्छा डायबिटिक के लिए सब
अच्छा, डिनर में कार्ब्स मिनिमम होने चाहिए। 1 कप सलाद, 1 रोटी कोशिश करें, डेट पे नहीं जाना, 1 रोटी और 1 कप सालन। सालन में दालें नहीं खानी क्योंकि उसमें भी कार्ब होगा, या कोई भी ऐसा सालन, नहारी होती है या पाए वगैरह जिसके अंदर ऊपर से कार्ब्स ऐड किए होते हैं, आटा वगैरह या कॉर्नफ्लावर जिन सूप्स में ऐड किया होता है, कोशिश करें रात के टाइम वो ना लें। ठीक हो गया। एक सलाद के लिए हर सब्ज़ी बहुत है, हर सब्ज़ी का अपना फ़ायदा है, कोशिश करें। आजकल वो उन्होंने वो मायोनेज़ और चीज़ नहीं। पता नहीं क्या क्या डाला। जितना आप नेचर के करीब रहेंगे ना, प्याज, टमाटर, खीरा, नहीं मैडम, फ्रेश सैलड, वेजिटेबल सैलड, बिल्कुल वेजिटेबल सैलड जिसमें कैरेट्स भी आ सकती हैं, क्यूकम्बर्स भी आ सकते हैं, इवन मूली भी आ सकती है। मूली रात के टाइम थोड़ी सी गैस कॉज कर सकती है, तो इसलिए रात के टाइम कहते हैं मूली ना खाएं। दोपहर के टाइम पे आप ले सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, खीरे डाल सकते हैं, या सलाद के पत्ते जो पसंद है इन्हें वो ले सकते हैं। अच्छा, आपने एक बात की है कि जो सुबह पराठा है वो ऑलिव ऑयल उसमें होना है। बिल्कुल। ऑलिव ऑयल की क्या आई मीन सुपीरियरिटी है एज कंपेयर टू अदर ऑयल? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। सैचुरेटेड फ़ैट्स हमने कम से कम इस्तेमाल करने होते हैं, और इवन जो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हैं उसके अंदर भी ग्रेडिंग होती है। सबसे अच्छा और सबसे इकनॉमिकल जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो ऑलिव ऑयल है। देखें, आप एक डॉक्टर हैं, आपके हिसाब से ऑलिव ऑयल जो है वो इकनॉमिकल है, ठीक है। आप आम आवाम के उसमें जाएंगे तो फिर मैं आपको कैनोला कह दूंगी, वो 250 रुपये का बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, 1 लीटर आ जाता है 250। लेकिन वो देखें, कैनोला वो ले जो ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकता। आप अपना स्टैंडर्ड खुद ये सेट करेंगे ना, तो आपका स्टैंडर्ड ये रहेगा। अगर आपके ख्याल में इकनॉमिकल ऑयल की प्राइस क्या होनी चाहिए? बाबा वो शेख है, शेख। आप कैनोला पे चले जाएं आम आवाम की तरह। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने पूछा रूटीन का सालन के बारे में, वो भी मैं थोड़ा सा बताती चलूँ। एक वक्त के सालन में 1 टीस्पून ऑयल होना चाहिए। जैसे किसी के घर में अगर 6 फैमिली मेम्बर्स हैं और दोपहर और रात का खाना इकट्ठा बनता है तो 12 टीस्पून ऑयल में बनेगा वो। अच्छा, हनी के मतलब बताइए। अच्छा, हनी जो है वो अच्छा, डायबिटिक, पहले मैं उनका फिर मैं आपका। डायबिटिक में हमने रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमम रखने होते हैं, लेकिन इतने कम नहीं रखने कि शुगर पेशेंट की डाउन होने लग जाए। 1 रोटी कोशिश करें बेसन की रोटी हो जाए या जौ की रोटी हो जाए। 1 रोटी के साथ ज़्यादा सारा सलाद, और अगेन दाल पेशेंट को नहीं देनी। रात को सोने से पहले दूध नहीं देना, क्योंकि दूध के अंदर भी लैक्टोज़ है। वो जो सुबह उठ के पेशेंट की शुगर हाई आ रही होती है ना, वो ये आ रही होती है कि लैक्टोज़ कंट्रोल नहीं हो रही होती, या उन्हें लगता है कि फ़्रूट बहुत हेल्दी स्नैक है, वो रात को सोने से पहले फ्रुक्टोज़ यानी फ़्रूट लेके सो गए हैं, सुबह शुगर हाई आ रही है। तो हमें ये चीज़ें मॉनिटर करनी होती हैं। रात को 1 रोटी खाना सोने से 3 घंटे पहले या 2 घंटे पहले, वो हमें शुगर पेशेंट का एडजस्ट करना होता है ताकि शुगर लो ना हो जाए रात को। और जो लैक्टोज़ और फ्रुक्टोज़ है वो इनके स्नैक में एडजस्ट होगी, यानी शाम 5 बजे या दोपहर सुबह में 11 बजे के करीब। 1 घंटे, हाँ जी बिल्कुल, 3 घंटे के बाद भूख लग जाती होती है शुगर, तो उस हिसाब से 8 बजे नाश्ता, 11 बजे स्नैक, 2 बजे दोपहर का खाना, फिर 5 बजे स्नैक और रात का खाना 8 बजे। क्या सवाल था? चावल का बताएंगे। अच्छा, चावलों में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही कार्ब्स भी ज़्यादा होते हैं। बोर्ड मार्कर मिलेगा। अच्छा, चावलों में और क्या चीज़ होती है जिसके खाने से कोई कहते हैं एनर्जी हो जाती है हमें खाने से? उसमें क्या चीज़ होती है? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम चावल खाते हैं तो डॉक्टर साहब हमारा जिस्म फूल जाता है, या इस तरह गैस का शायद उन्हें मसला होता है, वो डिपेंड करता है, हमें रूल आउट करना पड़ता है। चावल जो वो पॉलिश होते हैं ना, वो ज़्यादा वेट में होते हैं, जो ब्राउन चावल है वो ज़्यादा बैलेंस होते हैं। ये चावल जो है प्योर कार्ब्स होती हैं या इसमें और भी कोई? नहीं, चावल प्योर कार्ब होते हैं, बहुत कम 1 ग्राम प्रोटीन होता है इनके अंदर। अच्छा, इसमें फिर मैं आपको ज़ुबानी बता देती हूँ। प्लेट 1/4 प्लेट आपकी चावल की आएगी, 1/4 प्लेट चावल, 1/4 प्लेट दही, 1/4 प्लेट गोश्त यानी कबाब या सालन, और 1/4 प्लेट जो रह गई वो सलाद आएगा आपका। प्लेट दो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अगर
फ्राइड जो होंगे वो तो कैलोरीज बढ़ जाएंगी ना। देखिए 1 टीस्पून आपने उसमें बनाया और फैट की भी बॉडी को ज़रूरत है, आप बिल्कुल फैट। अच्छा, ऑयली स्टैट की भी एक बात हो रही थी। ऑयली स्टैट का मसला पता है क्या है? ऑयली स्टैट सिर्फ फैट को बॉडी में एब्जॉर्प्शन को रोकती है। कार्ब्स जो फैट की फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं उसका वो कुछ नहीं करती। इसी वजह से ऑयली स्टैट से सिर्फ 4 से 5 kg रिड्यूस होता है, उसके बाद वेट रिड्यूस होना रुक जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हनी, हनी में बिल्कुल फ्रुक्टोज़ है। हनी आपने लेना है, सुन्नत है, बिल्कुल नहीं। 1 टीस्पून से ज़्यादा एक दिन में इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें सुबह उठ के एम्प्टी स्टोमक, ताकि बॉडी को किक स्टार्ट मिल जाए। जो जैसे आप खजूर रोज़े के बाद लेते हैं ना, हनी को भी आप उठते साथ ही 1 चम्मच ले लें। फ्रुक्टोज़ है, बॉडी को किक स्टार्ट देगी। ठीक है। डायबिटिक का हमने शुगर मॉनिटर करनी होती है। अगर उन्हें सूट कर रहा है वो ले सकते हैं, नहीं सूट कर रहा वो नहीं ले सकते। ज़ाहिर है डिपेंड करता है उनकी शुगर कितनी आ रही है। अच्छा, इस पे बहुत सारी डिबेट चल रही है कि पोल्ट्री जो है वो हार्मोन इम्बैलेंस करती है या नहीं करती। जो लेटेस्ट स्टडी आई है ना, वो ये कहती है कि पोल्ट्री हार्मोन इम्बैलेंस नहीं करती। लेकिन अगर आज से 2-3 महीने पहले इवन हम जाते हैं ना, वो यही कहते हैं कि चूँकि इनको इंजेक्शंस लगे होते हैं, एक मुर्गी 2-3 दिनों में बड़ी हो गई है, तो जाहिर है उसमें कहीं ना कहीं तो उसको हार्मोन्स वाले इंजेक्शंस लगाए गए हैं। तो कुछ हद तक जरूरत है इसकी? आप बेशक नाम एक दफ़ा ड्रॉ कर दूँगी, आप देख लें। अगर है तो ले आओ। अच्छा, बोतलों की नहीं अभी चल रही थी, मैं कर लेती हूँ। अच्छा, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, ये लास्ट थी, बाकी मैं ज़ुबानी बता देती हूँ जी। बैलेंस न्यूट्रिशन में आ जाता है आपकी माई प्लेट, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट और डेयरी का एक स्पेसिफिक पोर्शन, जो कि मैंने पहले भी बताया, 1/4 प्लेट इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, वो सारा आपका बैलेंस डाइट में आ जाता है। देन स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स पे रहें, बॉडी भूख पे ना जाए। जैसे ही बॉडी स्टारवेशन मोड पे जाएगी, स्टारवेशन मोड इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय स्टोरेज मोड, बॉडी खाना स्टोर करने लग जाएगी। ठीक है। देन स्ट्रेस, बिल्कुल ऐसा ही है, सारा दिन कुछ नहीं खाया, नाउ इट्स आवर टर्न। ठीक है। सेल्फ पिटी जो है वो इसके साथ स्टारवेशन के साथ आ जाती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें जिन लोगों को स्ट्रेस होता है ना, उनका, मैं इधर की पॉइंट्स लिख देती हूँ। मैं इधर की पॉइंट्स ना आपको जब इधर आऊँगी तो फिर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा जो पूरी उसका डिस्कशन का था ना, 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 2.5 से 3 घंटे आइडियल टाइम है नॉर्मल। मॉर्निंग में भी क्लिनिक करते हैं, इवनिंग में भी करते हैं, रात को घर जाते हैं 8 से 10:30 खाते हैं। अच्छा, हमें असेस भी करना होता है कि कहीं कोई ईटिंग डिसऑर्डर का पेशेंट तो नहीं है, यानी इमोशनल ईटिंग या एनोरेक्सिया या बुलीमिया या बिंज ईटिंग तो नहीं कर रहा। बिंज ईटिंग का तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ईटिंग, बिल्कुल। तो हमें साथ साथ उसको भी असेस करना होता है। स्ट्रेस के साथ जो हार्मोन एसोसिएटेड होता है वो है कॉर्टिसोल। ऐसा ही है, हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई भी हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, साथ ही वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, किसी का वेट अगर स्ट्रेस की वजह से, तो इमीडिएटली साइकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट दोनों को पैरेलल इस केस में चलना पड़ता है। स्टारवेशन में होगा, लेकिन अगेन उसके बाद आप देखें ना, उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये होगा, आप जैसे ही कुछ खाएंगे बॉडी उसको स्टोर करेगी कि पता नहीं दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना। सेकेंडली आप सेल्फ पिटी में जाते हैं। जैसे आप रमज़ान में देखें, रमज़ान में क्यों वेट गेन शुरू हो जाता है, सबको पता है, पकौड़े, समोसे, दूध, सोडा सब कुछ हार्मफुल है, लेकिन आप लोगों को बैठते साथ ही 14 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया, वो यही सोचते साथ ही कि 14 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया, हम खाने पीने लग जाते हैं एकदम। और इतना खाते हैं कि मगरिब की नमाज से पहले हमने अच्छी खासी सर्विंग्स ले ली होती हैं, और मगरिब की नमाज़ पढ़ के आके फिर हमने खाना खाना। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सरसाइज के अलावा आपका जो कैलोरी इनटेक है वो कम हो, कैलोरी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो। फ्रीक्वेंट मील्स उसमें भी हो सकते हैं। ये जो डाइट प्लान जिसमें आप जो सर को मैंने डाइट प्लान दिया, 1500 किलो कैलोरीज हैं इसमें।
ठीक है, आप कहते हैं कि स्टारवेशन किसी भी सूरत में स्टारवेशन किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, तो जो फास्टिंग है ये स्टारवेशन बिल्कुल ये स्टारवेशन है, इसीलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खजूर से। क्यों? इतना हाई उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो किक स्टार्ट दे देती है बॉडी को। एक किक स्टार्ट, आपको पता ही होगा खजूर के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, वो किक स्टार्ट देती है, फिर हम बाकी डाइट पे आते हैं। हाइपोग्लाइसीमिक जो उसका इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल। मैं एक दफ़ा ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर स्लीप साइकिल रेगुलेशन जो है, ज़ाहिर है जिसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है उसको भी हमें नॉर्मल लेके आना पड़ता है, वरना अगेन हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, वेट गेन शुरू हो जाता है। आखिरी आता है हेल्दी लाइफस्टाइल। पूरा का पूरा लाइफस्टाइल हमें मॉडिफाई करना है। असल मसला हमारे लाइफस्टाइल में आ रहा है। एक क्लिक करते साथ ही हम अपना खाना ऑर्डर करने लग गए हैं। गैजेट्स का इस्तेमाल, डिवाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। पहले इवन अगर डॉक्टर्स भी रात 11 बजे भी गए हैं तो शायद वो आधा घंटा वॉक कर लेते होंगे। अब घर जाके इतना टाइम ही नहीं होता कि हम वॉक करें। लाइफस्टाइल हमने बहुत बिजी कर लिया है। कुछ वजूहात बढ़ती हुई महंगाई है कि हमें 2-2, 3-3 जगह काम करना पड़ रहा है। इसके अलावा वॉक का टाइम नहीं रहता। बच्चों के पास गैजेट्स हैं जिनसे उन्होंने खाना ऑर्डर कर लेना है। बाहर के खाने पाकिस्तान में ज़्यादा आने लगे हैं। पिज़्ज़ा हो गया, चाइनीज़ हो गया, जिसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। कोक का इंटेक हमारा बहुत बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं, प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई, अब हम बात करते हैं कोक पे। अच्छा, कोक में एक तो शुगर बहुत ज़्यादा है। 7 to 11 टीस्पून शुगर है उसके अंदर। 11 टीस्पून 250 में बिल्कुल 100%। 7 to 11 टीस्पून। इसके अलावा 5 और 5 11 55 के लिए 55 ग्राम 55 ग्राम उसमें बिल्कुल उसके अंदर देखिए आप, है ही क्या उसके अंदर, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है और शुगर है। और वो जो एकदम आप पीते साथ ही वाव फैक्टर आता है, वो जो एकदम सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो क्यों मिलती है? एकदम इतनी ज़्यादा शुगर आपने ली है, माइंड की सेटिस्फेक्शन तो हो गई है ना उसके साथ। नहीं, ज़ीरो के अंदर इतनी कैलोरीज नहीं होती। ज़ीरो के अंदर एक ग्लास के अंदर 0.1 किलो कैलोरीज हैं, लेकिन उसके फिर दूसरे इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं कि आपको नहीं पता। आपने कभी देखा है उसके ऊपर कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह उसका नहीं लिखा हुआ कि आर्टिफिशियल स्वीटनर डल कौन सा आ रहा है। आपको नहीं पता कि उसका रिप्लेसमेंट उसकी क्या डाली गई है अंदर। इवन हमें न्यूट्रिशनिस्ट होके या इवन वहाँ पे जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि कोक के अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर आया है वो आया कौन सा है। अच्छा मैडम, इसमें ये आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में भी जरा बताइए। अच्छा, खत्म कर दो उनको, क्या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है उनकी। अब इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, आप ज़रूर जाके सू करें उन्हें। जी जी। अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ऑफ कर देते हैं, लाइफ से निकाल दें, तो कौन सा ड्रिंक आप रेकमेंड करते हैं? सादा पानी, प्लेन वाटर। अच्छा, अगर हम प्लेन वाटर पे ना जाएं तो फिर लेमन वाटर बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है। डिटॉक्स वाटर्स आ गए हैं जो बेसिकली लेमन वाटर, डिटॉक्स वाटर, ये दोनों बहुत अच्छी ऑप्शन आ गई हैं। और गर्मियों का मौसम है, आधा कप दही की नमकीन लस्सी बना के रख लें। आधे कप से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि अगेन वो फिर डेयरी है, उसके अंदर भी एडेंट शुगर है, तो आधे कप से ज़्यादा नहीं। आधे कप दही की लस्सी आप राउंड द डे ले सकते हैं। स्कंजवी लेनी है तो कोशिश करें स्टिविया। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की सर ने बात की कि कौन सा स्वीटनर सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा स्टिविया है, स्टिविया, क्योंकि ये नेचुरल है। ब्राउन शुगर हेल्दियर है एज़ कम्पेयर टू वाइट शुगर, क्योंकि इसकी ब्लीचिंग नहीं हुई। स्टिविया के नाम से, स्टिविया के नाम से, क्योंकि इसकी ब्लीचिंग नहीं हुई। बाकी सबके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, और ज़्यादातर इसका साइड इफ़ेक्ट आता है मेमोरी लॉस पे। कैंड्रल हो गया, सुक्राल हो गया, मैं नाम लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन स्टिविया के अलावा जितने हैं वो मेमोरी लॉस करा रहे हैं। अच्छा, खाने के साथ ठंडा पानी, कोशिश करें पानी का इस्तेमाल 2 गिलास पानी आप खाने से आधा घंटा पहले ले लें, आइडियल ये है। लेकिन अगर आपको खाने के दरमियान में भी पानी पीना पड़ जाता है तो रूम टेम्परेचर पे पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं लेना आपने। अच्छा, वो मैं बताती हूँ, 2 मील्स बेहतर है या 3 मील्स? सबसे अच्छा है 3 प्रॉपर मील विथ 3 प्रॉपर स्नैक्स। 3 प्रॉपर मील्स विथ 3 प्रॉपर स्नैक्स। 6 हो गए। बेड टाइम पे भी आपका एक स्नैक आता होता है जो यूजुअली नीम गर्म दूध हम रिकमेंड कर रहे होते हैं। और क्यों नहीं लेना पानी? देखें, इतना जो आपका स्टोमक है बेसिकली है तो वो एक मसल ही ना। 3 मील्स विथ 3 प्रॉपर स्नैक्स
है तो वो मसल ही ना, आप उसके ऊपर इतना खाना खा के उसके ऊपर पानी डाल दिया, इतना प्रेशर बढ़ता है, उसका साइज़ बढ़ने लग जाता है आपके स्टोमक का, फिर भूख ज़्यादा लगती है, वेट गेन हो जाता है। इसके अलावा एक ऐसी रिसर्च जो कि मेरी फील्ड से इतनी रिलेटेड नहीं है, आप लोगों की फील्ड से ज़्यादा रिलेटेड है, कि अगर खाने में कोई बैक्टीरिया चला गया, ऊपर से आपने पानी पी लिया है, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि ये बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ में फिर हेल्प करता। ये हाँ ये है कि जो गैस्ट्रिक सेक्रीशंस या पैंक्रियाटिक सेक्रीशंस जो उसको भी डाइल्यूट करेगा, उसको भी डाइल्यूट करेगा, उसको भी बिल्कुल। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। एक खजूर जो है एवरेज है, उसमें कितनी कैलोरी? 80 किलो कैलोरीज, 80 किलो कैलोरीज, 80। हाँ जी, It means a loaf have 60 calories and a date have